Hello friends, it's me Vikrant and I welcome you all on my YouTube channel. दोस्तों I welcome you all on today's lecture. This is the lecture number 2 of class 10th, जहाँ पर हम सीख रहे थे दोस्तों फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश ग्रामर के बारे में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल का नाम है विक्रांत वत्स। मैं आपको बताऊं पिछले लेक्चर के अंदर हमने इंग्लिश से जुड़ी हुई छोटी छोटी कन्फ्यूजन्स को जाना था। हमने इंग्लिश को लैंग्वेज, सब्जेक्ट और सिटीज़न के रूप में जाना था। मैंने आपको बताया था इंग्लिश को लैंग्वेज बोलते हैं क्योंकि वी यूज़ इट टू कम्युनिकेट, हमने बोलने चालने में इसका यूज़ करते हैं। इसी तरह मैंने सिटीज़न बताया था, इंग्लैंड के जो भी लोग होते हैं उन्हें हम इंग्लिश बोलते हैं। इस तरह की कुछ छोटी छोटी बातें हमने डिस्कस की थी पिछली क्लास के अंदर। इस लेक्चर के अंदर हम अपनी उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और छोटी बातें जानेंगे इंग्लिश से जुड़ी हुई दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी को। चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें मेरे साथ। देखो दोस्तों, पहली स्लाइड पर आपके सामने लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश की जब स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करते हैं दोस्तों तो वो क्या होती है? लेटर। क्या होती है? लेटर। लेटर होते हैं यानी A to Z। A to Z। A to Z गिनती में कितने हुए दोस्तों? 26। ठीक है, अरे हाँ या ना? आप कहोगे हाँ। लेटर हुए 26। अब लेटर की अपनी दो कैटेगरी हुई दोस्तों, वावल्स और कॉन्सोनेंट्स। वावल्स और कॉन्सोनेंट्स। वावल्स हुए गिनती में 5, A, E, I, O, U। बचे हुए जो हमारे हुए 21 वो किस में आ गए? कॉन्सोनेंट्स की कैटेगरी में। जैसे B, C, D, F और एक्सेट्रा जो भी बच गए A से Z तक के बीच। ठीक है भाई, यहाँ तक की बात को आप समझ गए होंगे। स्मॉलेस्ट यूनिट लेटर, लेटर की दो कैटेगरी वावल, कॉन्सोनेंट्स। चलता हूँ अगली स्लाइड पर मेरे भाई। अब अगर आप समझने की कोशिश करो तो मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम कहते हैं वर्ड। क्या कहते हैं? वर्ड। मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी लेटर के मीनिंगफुल ग्रुप को हम क्या कहते हैं? लेटर्स के मीनिंगफुल ग्रुप को हम कहते हैं वर्ड। जैसे PEN, पेन आपके सामने लिखा हुआ है दोस्तों। पेन का मतलब होता है जिससे हम कॉपी के ऊपर लिखते हैं। अब ये ग्रुप ऑफ लेटर्स भी है भाई, यहाँ पे एक से ज़्यादा लेटर भी मौजूद हैं, 3 लेटर मौजूद हैं, P, E और N। ठीक है, और इसका अपना एक मीनिंग भी निकल रहा है। ठीक है, इसलिए क्या हुआ, ये वर्ड की कैटेगरी में आ गया। लेकिन NPJ की अगर मैं बात करूँ तो ये ग्रुप ऑफ लेटर्स होने के बावजूद भी वर्ड की कैटेगरी में नहीं आया क्योंकि इसका कोई अपना मीनिंग नहीं निकला। ठीक है भाई, तो मीनिंग भी निकले और ग्रुप ऑफ लेटर्स भी हो तब जाके वो वर्ड की कैटेगरी में आता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि वर्ड क्या होता है। चलता हूँ अपनी अगली बात पर। देखो, सबसे पहले हमने सीखा क्या? स्मॉलेस्ट यूनिट लेटर। लेटर्स, कलेक्शन ऑफ लेटर्स या ग्रुप ऑफ लेटर्स से मिलके क्या बना? वर्ड। इसी तरह ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम कहते हैं फ्रेज, क्लोज या सेंटेंस। फ्रेज, क्लोज या सेंटेंस, तीनों के तीनों को ही हम क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है दोस्तों वो मैं बताऊंगा आपको अगली क्लास में। फिलहाल के लिए आप समझो कि फ्रेज, क्लोज या सेंटेंस तीनों के तीनों हमारे क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अगर मैं आगे चलने की कोशिश करूं दोस्तों, मैं आपको बताऊं, एक हमारा सेंटेंस के अंदर होता है सब्जेक्ट, एक होती है हमारी वर्ब और एक हमारा होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, ये 3 चीज़ें होती हैं। अब अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो सब्जेक्ट होता है हमारा डूअर। कौन होता है? डूअर। और सब्जेक्ट होने का जो हक होता है दोस्तों वो या तो नाउन के पास होता है या प्रोनाउन के पास होता है। आप जानते होंगे 8 हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं दोस्तों। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। उन 8 में से सब्जेक्ट जो भी होगा, जो भी हमारा डूवर होगा सेंटेंस का, वो या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। नाउन या प्रोनाउन के अलावा कोई भी हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है भाई, सेम कहानी हमारी होती है ऑब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट भी जो हमारा होगा वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है भाई, वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है एक्शन। वर्ब क्या होता है? एक्शन। यानी सेंटेंस के अंदर जो भी एक्शन हो रहा है, जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, वही हमारी क्या होती है? वर्ब। सब्जेक्ट कौन होता है? डूअर यानी काम को करने वाला। और ऑब्जेक्ट कौन होता है? रिसीवर यानी जिसके ऊपर काम हो रहा होता है। ठीक है भाई, जिसके ऊपर काम हो रहा होता है। अब हम सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को समझते हैं सेंटेंस के थ्रू। तो अगर मैं अपनी बात को सेंटेंसेस के थ्रू समझाने की कोशिश करूं भाई, तो ये 2 सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला लिखा हुआ है रीना बीट्स माई
सिस्टर, और एक लिखा हुआ है राखी स्लेप्ड मिका। तो राखी स्लेप्ड मिक्का। तो मेरे भाई दोनों सेंटेंस में से पहला अगर मैं पढ़ने की कोशिश करूँ, रीना बीट्स माय सिस्टर, रीना क्या हुई यहाँ पे, रीना हुई सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्यों हुई, क्योंकि रीना क्या है, डूअर। डूअर होने की वजह से क्या हुई, सब्जेक्ट। डूअर क्यों है, क्योंकि पीटने का काम कौन कर रही है, रीना। और जो हमारा डूअर होता है, या मैं यूँ कह लूँ जो हमारा सब्जेक्ट होता है, उसे होने का हक किसे होता है, या तो नाउन को या प्रोनाउन को। सब्जेक्ट होने का हक या तो नाउन को है या प्रोनाउन को। और आप जानते हो दोस्तों, रीना एक नेमिंग वर्ड है, एक नाम है, तो किसी भी चीज़ का नाम नाउन हो सकता है, प्रोनाउन तो हो नहीं सकता, इसलिए रीना यहाँ पे क्या हो गई, नाउन। बीट्स हमारी हो गई वर्ब। वर्ब होता है हमारा एक्शन, यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, पीटने का काम हो रहा है, इसलिए बीट्स क्या हो गई, वर्ब। माई सिस्टर यहाँ पे हुई ऑब्जेक्ट। माई सिस्टर के साथ आया दोस्तों, माई की कहानी को आगे समझेंगे। सिस्टर यहाँ पे हुई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिसीवर। कौन होता है दोस्तों, रिसीवर। तो यहाँ पे पिटने के काम को रिसीव कौन कर रहा है, सिस्टर। ठीक है, इसलिए सिस्टर भी क्या हुई, ऑब्जेक्ट। क्या हुई, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट होने का हक किससे होता है, या तो नाउन को या प्रोनाउन को, इसलिए ये सिस्टर हमारी क्या हो गई, नाउन। इसी तरह राखी स्लैप्ड मिका, यहाँ पे राखी हमारा नाउन हो जाएगी। नाउन क्यों होगी, क्योंकि सब्जेक्ट होगी। सब्जेक्ट क्यों हुई दोस्तों, क्योंकि डूअर होगी। यहाँ पे थप्पड़ मारने का काम कौन कर रही है, राखी। स्लैप्ड हमारे हो गया एक्शन, एक्शन यानी वर्ब। और मिक्का हमारा रिसीवर है, थप्पड़ खाने का काम कौन कर रहा है, मिक्का। तो जो हमारा क्या हुआ, नाउन हुई, रिसीवर हुआ और ऑब्जेक्ट हुआ। आप बात को इस तरफ से समझ लो या उस तरफ से समझ लो, ऑब्जेक्ट रिसीवर नाउन या नाउन रिसीवर ऑब्जेक्ट, दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया। ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट होता है रिसीवर, सब्जेक्ट होता है डूअर, वर्ब होती है एक्शन। ठीक है जी, चलता हूँ अपनी आगे की बात को समझाने के लिए आपको। अब देखो मेरे भाई, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इफ़ ए वर्ब गिव्स अ रिप्लाई ऑफ व्हाट वूम देन इट इज़ द ऑब्जेक्ट। देन इट इज़ द ऑब्जेक्ट का मतलब है वर्ब के बाद लिखा हुआ एक्सप्रेशन, यानी वर्ब के बाद जो लिखा हुआ एक्सप्रेशन होता है वो ऑब्जेक्ट है या नहीं, वो ऑब्जेक्ट है या नहीं। इस चीज़ को हम कैसे पहचानेंगे दोस्तों, इस चीज़ को पहचानने का तरीका मैंने आपको नीचे दिया हुआ है। इस चीज़ को हम पहचानेंगे, अगर वर्ब रिप्लाई दे दोस्तों व्हाट या वूम में, और व्हाट का कब, नॉन लिविंग के केस में, और वूम का कब, लिविंग के केस में, तो जो हमारा वर्ब के बाद लिखा हुआ एक्सप्रेशन होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर वर्ब व्हाट में या वूम में रिप्लाई नहीं दे रही और इसके अलावा किसी भी शब्द में रिप्लाई दे, तो वो लिखा हुआ एक्सप्रेशन हमारा ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। जो वर्ब के बाद लिखा हुआ एक्सप्रेशन होगा दोस्तों वो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, बाकी चाहे जो मर्जी हो। समझ गए, ऑब्जेक्ट होने के लिए उसका व्हाट में या वर्ब का व्हाट में या वूम में रिप्लाई देना ज़रूरी है। अगर वर्ब व्हाट या वूम में रिप्लाई नहीं दे रही तो यानी बाद में लिखा हुआ एक्सप्रेशन हमारा ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, बाकी चाहे जो मर्जी हो। समझ गए। और व्हाट का रिप्लाई देता है नॉन लिविंग के केस में, जबकि वूम का रिप्लाई देगा लिविंग के केस में। अब कैसे हमें रिप्लाई मिलेंगे और क्या ये सारी कहानी, ये समझते हैं हम कुछ सेंटेंसेस के थ्रू अगली स्लाइड पर। आइयो भाइयों बहनों, समझाता हूँ आपको इस स्लाइड के थ्रू। देखो जैसे 3 सेंटेंस लिखे हैं आपके सामने, नीरज क्लीन्ड हिज कार, ही कॉल्ड हर नेम, मोहित ईट्स चाइनीज़। अब तीनों के तीनों लिखे हुए सेंटेंस का रिप्लाई आपको मिलेगा दोस्तों व्हाट से। किससे, व्हाट से। आप कैसे क्वेश्चन फ्रेम करोगे, नीरज क्लीन्ड व्हाट, तो इसका रिप्लाई क्या मिलेगा, हिज कार। ठीक है, आप पूछोगे ही कॉल्ड व्हाट, तो आपको रिप्लाई क्या मिलेगा, हर नेम। आप पूछोगे मोहित ईट्स व्हाट, तो आपको रिप्लाई मिलेगा चाइनीज़। आप क्वेश्चन करोगे नीरज क्लीन्ड व्हाट, तो आपको रिप्लाई मिलेगा हिज कार। इन तीनों लिखे हुए शब्दों का रिप्लाई आपको व्हाट से मिला, और जिनका रिप्लाई हमें व्हाट से मिले दोस्तों वो क्या होते हैं, वो या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं दोस्तों। ये कहानी तो मैं बाद में बताऊंगा। सॉरी दोस्तों, मैं अपनी बात को दोबारा से बोलता हूँ। देखो मैं क्या कह रहा था, जो जिनका रिप्लाई हमें व्हाट से मिलता है ना, वो क्या होते हैं, व्हाट का रिप्लाई मिले और किस में, नॉन लिविंग के केस में। देखो कार भी नॉन लिविंग है, नाम भी नॉन लिविंग है, क्योंकि नाम नॉन लिविंग होता है, इंसान लिविंग होता है। ठीक है, इंसान जिंदा होता है, नाम उसका जिंदा नहीं होता। चाइनीज़ भी यहाँ पे फूड की बात हो रही है, ये भी नॉन लिविंग है। वर्ब के बाद लिखे हुए एक्सप्रेशन का रिप्लाई हमें व्हाट से मिल रहा है नॉन लिविंग के केस में, यानी जो वर्ब के बाद लिखे हुए एक्सप्रेशन है क्या हो गए, हमारे ऑब्जेक्ट हो गए दोस्तों। क्या हो गए, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट होने का हक किससे होता है, या तो नाउन को या प्रोनाउन को। आप यहाँ तक की बात समझ गए भाई। व्हाट से रिप्लाई मिल रहा है और नॉन लिविंग के केस में मिल रहा है। तो हमने जो पीछे शर्त देखी थी अपनी
कि व्हाट का रिप्लाई वर्ब दे और नॉन लिविंग के केस में दे तो लिखा हुआ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो इसलिए सारे के सारे क्या हुए हमारे, ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, ये चेक करने का तरीका होता है कि लिखे हुए एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट है या नहीं। और एक्सप्रेशन लिखे होंगे आपके वर्ब के बाद, जैसे क्लीन्ड, कॉल्ड और ईट्स, यहाँ पे वर्ब थी, वर्ब के बाद लिखे हुए एक्सप्रेशन थे हिज कार, हर नेम और चाइनीज़। तो ये सारे के सारे एक्सप्रेशंस हमारे ऑब्जेक्ट हो गए, क्योंकि रिप्लाई मिला व्हाट से नॉन लिविंग के केस में, और ऑब्जेक्ट होने कहा गया तो नाउन के पास होता है या प्रोनाउन के। अब मैं चलता हूँ और समझाता हूँ वूम का रिप्लाई हमें कैसे मिलेगा लिविंग के केस में। देखो जैसे ये लिखा हुआ अजय लव्स आशा, तो आज लव्स हमारी क्या हुई, वर्ब, वर्ब के बाद लिखा हुआ एक्सप्रेशन क्या हुई, आशा, और आशा का रिप्लाई हमें मिल रहा है वूम से। जैसे अजय लव्स वूम, तो रिप्लाई क्या मिला, आशा। जब आशा का रिप्लाई हमें मिला वूम से, तो आशा हमारी क्या हो गई दोस्तों, ऑब्जेक्ट हो गई, और आशा क्या है, लिविंग, इसलिए रिप्लाई किससे मिला, वूम से। अगर ये नॉन लिविंग होता तो फिर वूम से रिप्लाई नहीं मिलता, फिर लिविंग के नॉन लिविंग के केस में हमें रिप्लाई मिलना चाहिए व्हाट से, और लिविंग के केस में वूम से। जैसे यहाँ आशा लिविंग थी तो रिप्लाई मिला वूम से, इसलिए ये क्या हो गई, आशा ऑब्जेक्ट हो गई दोस्तों। ठीक है, और ऑब्जेक्ट होने का हक किसके पास होता है, या तो नाउन के या प्रोनाउन के। आप देख सकते हो आशा भी एक नाम है, तो अब आशा अपने आप में क्या हुई, एक नाउन हो गई मेरे भाई। अब जैसे देखो रिप्लाई ना व्हाट से मिले ना वूम से, जैसे यहाँ पे अजय रीच्ड वेयर, इस बार रिप्लाई किसका मिल रहा है, वेयर का। क्योंकि अगर आप ऐसे लिखोगे, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करोगे अजय रीच्ड व्हाट, तो इसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। अगर आप बोलोगे अजय रीच वूम, तो भी कोई सेंस नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप कहोगे अजय रीच्ड वेयर, तो आपको रिप्लाई क्या मिलेगा, आपको रिप्लाई मिलेगा मुंबई। इसलिए जिनका रिप्लाई हमें वेयर से मिलता है दोस्तों, वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव। क्या होते हैं, एडजेक्टिव। तो कहने का मेरा सिर्फ इतना मतलब है, अगर रिप्लाई आपको व्हाट से या वूम से दे दे वर्ब, तो उसके बाद लिखा हुआ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और व्हाट का कब, लिविंग के केस में, व्हाट का कब दोस्तों, नॉन लिविंग के केस में, और वूम का कब, लिविंग के केस में। तो हमारा लिखा हुआ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वर्ब के बाद लिखा हुआ एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और व्हाट या वूम के अलावा किसी भी चीज़ से रिप्लाई दे तो बाकी हमारा ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता वो लिखा हुआ एक्सप्रेशन, बाकी चाहे जो मर्जी हो। ठीक है भाई, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट हमेशा आता है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट हमेशा आता है, इस बात को आप याद रखना दोस्तों। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट हमेशा आता है। जब भी प्रेपोजिशन लिखी होगी तो उसके बाद हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा दोस्तों। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, जैसे इस सेंटेंस को देखो आप, जैसे लिखा हुआ सानिया प्लेस टेनिस, पहले सिर्फ इतने सेंटेंस को देखो। ठीक है जी, पहले अगर आप सिर्फ इतने सेंटेंस को देखो कि सानिया प्लेज टेनिस, तो यहाँ तक के सेंटेंस के अंदर अगर मैं इतना कर दूँ इसे कि सानिया प्लेज टेनिस, तो मेरे भाई यहाँ तक के सेंटेंस में सानिया क्या हो गई, सब्जेक्ट, प्लेस क्या हो गई, वर्ब, और टेनिस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और वो भी कैसा, मेन ऑब्जेक्ट। हमेशा एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जो भी ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आया करते हैं वो हमारे मेन ऑब्जेक्ट हुआ करते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, मेन ऑब्जेक्ट। जो भी हमारे सब्जेक्ट, जो भी हमारे ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आते हैं वो होते हैं मेन ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि ये वर्ब के बाद लिखा हुआ है और इसका रिप्लाई किस में मिल रहा है, व्हाट में। जैसे सानिया प्लेज व्हाट, तो रिप्लाई क्या मिला, टेनिस, और टेनिस क्या है, नॉन लिविंग। तो मैंने बताया था नॉन लिविंग का रिप्लाई मिलेगा व्हाट के केस में, व्हाट से रिप्लाई किस केस में मिलेगा, नॉन लिविंग के केस में। टेनिस नॉन लिविंग है, तो आपको क्लियर हो गया यहाँ से क्रॉस चेक करने के लिए कि ये ऑब्जेक्ट ही है। और वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, मेन ऑब्जेक्ट होते हैं। और प्रेपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट होते हैं प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे अब मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अगर मैंने यहाँ तक का सेंटेंस देखा तो सब्जेक्ट, वर्ब और मेन ऑब्जेक्ट हम समझ गए। लेकिन अब अगर मैं इस सेंटेंस को पूरा आपको बताऊं कि सानिया प्लेज टेनिस फॉर इंडिया, सानिया प्लेज टेनिस फॉर इंडिया, अब आप ये समझो मेरी बात को कि फॉर हमारा क्या है, प्रेपोजिशन। फॉर एक प्रेपोजिशन होती है, जिन बच्चों को नहीं पता प्रेपोजिशन के बारे में वो अभी की बात को समझ लो कि फॉर एक होती है प्रेपोजिशन।
तो प्रेपोजिशन के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट क्या होते हैं दोस्तों? प्रेपोजिशन के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट होते हैं प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई। इंडिया यहाँ पे क्या है, एक नाउन है, और ऑब्जेक्ट होने का हक किसे होता है दोस्तों? क्योंकि ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट हमेशा आता है दोस्तों। तो ये बात तो कन्फर्म है कि ये ऑब्जेक्ट होगा, और प्रेपोजिशन के बाद आने वाले क्या होंगे? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अब जब ये क्योंकि ऑब्जेक्ट है, चाहे प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो चाहे मेन ऑब्जेक्ट हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ऑब्जेक्ट है तो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो हम अपनी बात को चेक कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे या तो नाउन आ सकता है या प्रोनाउन आ सकता है। इसके अलावा अगर कुछ हुआ तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे सानिया प्लेस टेनिस फॉर इंडिया, तो इंडिया अपने आप में नाउन था, इसलिए इंडिया यहाँ पर ठीक लिखा हुआ है। अगर मैं कहता सानिया प्लेस टेनिस फॉर मनी, तो मनी भी अपने आप में ठीक हो जाता, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी मनी भी क्या है, नाउन है। लेकिन अगर मैं लिख देता सानिया प्लेस टेनिस फॉर स्ट्रॉन्ग, तो अब ये नाउन ना होकर क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। और ऑब्जेक्ट होने का हक या तो नाउन को होता है या प्रोनाउन को। तो ऑब्जेक्ट की जगह एडजेक्टिव तो आ नहीं सकता, इसलिए स्ट्रॉन्ग हमारा गलत हो जाता। सेम इसी तरीके से हैप्पी भी गलत हो जाता, क्योंकि हैप्पी भी क्या है, हैप्पी भी अपने आप में एक एडजेक्टिव है, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर कोई एडजेक्टिव नहीं आ सकता। क्या आ सकता है दोस्तों? या तो नाउन या प्रोनाउन। इसलिए हम स्ट्रॉन्ग और हैप्पी का क्या बनाएंगे, नाउन बनाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग का नाउन बना, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, इसका नाउन क्या बना, स्ट्रेंथ, नाउन बन गई। हैप्पी अपने आप में एडजेक्टिव है, तो इसकी नाउन क्या बनी दोस्तों, इसकी नाउन बनी हैप्पीनेस। स्ट्रेंथ और हैप्पीनेस अपनी जगह सही हुए, स्ट्रॉन्ग और हैप्पी अपनी जगह गलत हो गए। तो आई होप आज तक की मेरी यहाँ तक की बात को आप समझ गए होंगे दोस्तों। मिलूँगा आपसे अपनी अगली क्लास में। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहो दोस्तों, और मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।